नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको इसे अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 देखिए पहले, फिर पार्ट 2 देखिए। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या फ्रेंड्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ हमारे क्या फ्लो होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का जो लास्ट है ऐसा वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरी चीज फ्रेंड्स, ये जो आपका करंट है वो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है या फिर अदिश राशि है। तो स्केलर क्वांटिटी को हमने देखा था, दी क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती है। देख सकते हैं आप, ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये क्या आपका करंट है जो ये फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स, तो हर मोमेंट पे हर टाइम पे इसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन है, यहाँ कुछ और डायरेक्शन, यहाँ कुछ और डायरेक्शन है, मतलब कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, करंट को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विद्युत धारा, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स, एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एम्पियर। तो एम्पियर को फ्रेंड्स यहाँ मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और फ्रेंड्स आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट के वोल्टेज से 1 ओम के रेजिस्टेंस द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम एम्पियर कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड, 1 वोल्ट के वोल्टेज द्वारा 1 ओम के रेजिस्टेंस से जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 1 एम्पियर कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से यदि विद्युत धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिल्वर नाइट्रेट के जो सॉल्यूशन है उससे इलेक्ट्रिक करंट को अगर पास किया जाए 1 सेकंड के लिए, तो वह 0.00118 ग्राम सिल्वर को कलेक्ट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एम्पियर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ था V क्या आपका फ्रेंड्स, V है आपका वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, V है आपका वोल्टेज, और ये ओम का सिंबल है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, और इसको कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपकी किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है, उसका अपोज करता है। अपोज होने की वजह से टेम्परेचर अराइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे फ्रेंड्स आपने हीटर को यूज किया होगा, हीटर को जब हम यूज करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, उसमें जो एलिमेंट लगा हुआ होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो जो अपोज कर रहा है वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना समझ ही होंगे कि वोल्टेज क्या है, ओम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी एम्पियर क्या है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये करंट को समझाने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मीन्स 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज को हिंदी में आवेश भी बोलते हैं फ्रेंड्स, Q इज चार्ज, इसी को हम आवेश बोलते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, करंट कहते हैं। और समझिए, किसी कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसी को हम कहते हैं करंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपने बचपन में फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल भी किया होगा। अगर कुछ आप कागज के पीसेस अपने हाथ पे रख लेते हैं और आप एक स्टील के स्केल को ले लें, ठीक है फ्रेंड्स, स्टील का स्केल ले लिया, प्लास्टिक का ले लिया, कांच की छड़ ले लीजिए, अगर आप उसको अपने बालों से रब करते हैं तो वो पेजेस क्या फ्रेंड्स आपके स्केल पे क्या हुआ, आपके चिपक जाते हैं। मीन्स थोड़े टाइम के लिए वहां पे क्या हो जाता है, एक चार्ज कलेक्ट हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने किया होगा बचपन में। तो आप उसको कांच की छड़ ले सकते हैं,
कांच की छड़ या फिर आपका प्लास्टिक का स्केल भी ले सकते हैं, उसको कांच की छड़ पर आप अपने बाल से रब कीजिए या फिर बिल्ली के बाल से रब कीजिए, तो वहां पे कुछ समय के लिए एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वही जो आपके घरों में आप डेली यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम किसको कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात आती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, अब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी देखिए स्पीड कितनी होती है कि आपने यहाँ स्विच किया वहां आपका फैन ऑन हो गया, यहाँ आपने स्विच किया वहां आपकी CFL ऑन हो गई। तो करंट की भी कुछ क्या होती है फ्रेंड्स, स्पीड होती है। अब वो स्पीड कितनी होती है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है फ्रेंड्स। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट। जो आपके प्रकाश की चाल होती है उसी के बराबर आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट की गति स्पीड या फिर लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है फ्रेंड्स 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फैक्टर है कि जो स्पीड ऑफ लाइट कह लीजिए या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह लीजिए वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि एक सेकंड के अंदर ये 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए एसी और डीसी में कुछ डिफरेंस होता है। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट करंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है फ्रेंड्स। अब इनके अंदर बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको देख लीजिए। जो आपका एसी होता है उसमें फ्रेंड्स फेज वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है। जैसे हम डीसी को बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, उन्हीं को हम एसी में क्या बोलते हैं, फेज वायर और न्यूट्रल वायर। आप ये टर्म यूज भी करते रहते हैं, ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो करंट होता है वो आपका फेज वायर से न्यूट्रल वायर की तरफ फ्लो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको टर्म याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका एसी करंट है, अल्टरनेट करंट है, वो फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है उसकी, तो वो फेज वायर से आपके न्यूट्रल वायर की तरफ आपका फ्लो होगा फ्रेंड्स। उधर ही डीसी में अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप टर्मिनल्स जो टर्म्स है, जो वर्ड है, वो सिर्फ डीसी के केस में यूज करते हैं, और यहाँ पे फेज वायर और न्यूट्रल वायर। दूसरा डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी की बात की थी, तो जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। ये फ्रेंड्स HZ लिखा हुआ है, जिसको हम फुल फॉर्म अगर लिखें तो ये होती है HERTZ। ठीक है फ्रेंड्स, हर्ट्ज, इसको हम इसमें शो करते हैं। F क्या आपकी फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स, F क्या आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी की, 50 हर्ट्ज। याद रहे फ्रेंड्स, ये जो 50 हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी हम इंडिया के अंदर है, अदर कंट्रीज में ये 80 हर्ट्ज तक भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वालिटी है वो बेटर होगी फ्रेंड्स। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से फ्रीक्वेंसी हमारी होती है जो साइन वेव में फॉलो करती है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स साइन वेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एसी है वो हमारा इस तरह से फ्लो होता है साइन वेव में। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर आपका अगर कोई बल्ब ऑन है तो एक सेकंड के अंदर 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, आपको करंट मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। इसको हम अपने आई से विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, एक सेकंड के अंदर 50 टाइम्स वो ऑन ऑफ हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, क्योंकि ये क्या है आपको कंटिन्यू मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट डिफरेंस क्या फ्रेंड्स, ये डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। वोल्टेज आपकी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। फ्रेंड्स मैंने ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, वोल्टेज में भी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसका मतलब यही आप समझ जाएंगे, ये अपर साइड एरो मतलब आपकी चीज बढ़ रही है और ये डाउनवर्ड है मतलब डाउन हो रही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स वोल्टेज में भी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन केस ऑफ एसी। ठीक फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया।
अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डीसी के केस में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है या फिर स्थिर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वी क्या है, आपकी वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस का साइन लगा हुआ है और आप क्या कर सकते हैं, डीसी को स्टोर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं तो इन्वर्टर की जरूरत क्या पड़ती है फ्रेंड्स, अगर आपके जो एसी आई है वो डायरेक्ट आए और डायरेक्ट ही स्टोर हो जाए आपकी बैटरी में, तो फिर हमें इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। ठीक है, वो डायरेक्ट बैटरी में स्टोर हो जाता, तो इसीलिए हम वहां पे इन्वर्टर यूज करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और फ्रेंड्स क्या कर लेगा, उसको फिर स्टोर कर लेता है। फिर जब हमें आउटपुट चाहिए होता है फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमें वो एसी दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, आपको पता है कि बैटरी में डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, और जो आप यूज करते हैं घरों में वो एसी यूज करते हैं। तो एसी डायरेक्ट आपका उसमें स्टोर नहीं होता है, एसी पहले डीसी में कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है, और फिर अब आपको जब चाहिए तो फिर वो आपको अगेन एसी की फॉर्म में मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप जो है एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं और डीसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे डिफरेंस है, बट मैंने इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है यहाँ पे वो डिस्कस किए हैं। अगर आप एसी के केस में पावर निकालें, P स्टैंड्स फॉर पावर, V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट। ठीक है फ्रेंड्स, और फाई क्या आपका एंगल है, फेज एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पावर कैसे निकालते हैं, VI cos फाई, और इसके केस में कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, आप पावर P इक्वल टू VI, वेयर V इज वोल्टेज एंड I इज करंट। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी के केस में P इक्वल टू VI यहाँ पे, और एसी के केस में ये फ्रेंड डीसी के केस में है, और एसी के केस में क्या है, VI cos फाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने पावर का डिफरेंस देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपके जो कंडक्टिविटी होती है, उसमें टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर ये तो प्लास्टिक ऐसे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, थोड़े समय के लिए मान लीजिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है दोस्तों, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जो आपके कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी है फ्रेंड्स, ठीक है, वो कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, और जो आपके एवरेज कंडक्टर होते हैं, आप कह लीजिए सेमी कंडक्टर होते हैं, उनकी क्या होती है दोस्तों, घटती है। और देखिए इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको एक नई टर्म दिखाना चाहता हूँ, नई टर्म समझाना चाहता हूँ, उसको देखिए फ्रेंड्स, आप समझ लीजिएगा। अगर आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हम देखते हैं कि अभी आपका किस किस चीज का आपके करंट पे फर्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है आपके रेजिस्टेंस पे। हम दोस्तों बात कर रहे हैं टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे। तो इस टर्म को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स ताप गुणांक। इसका मतलब है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है। हेलो फ्रेंड, देखिए आपका टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है आपके रेजिस्टेंस पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेटल्स के अंदर या फिर अलॉयज के अंदर, मेटल्स को हम बोलते हैं फ्रेंड्स धातु और अलॉयज को बोलते हैं मिश्र धातु। धातु और मिश्र धातु का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेटल्स एंड अलॉयज का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो फ्रेंड्स अगर मैं एरो अपवर्ड दिखाता हूं, इसका मतलब है कोई चीज आपकी अराइज हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और डाउनवर्ड दिखाता हूं तो डाउन हो रही है। तो फ्रेंड्स मेटल्स का और अलॉयज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। याद रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर टेम्परेचर आपका बढ़ाया जाए किसके अंदर, मेटल्स के अंदर और अलॉयज के अंदर, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहेगा बढ़ेगी, ये कहेगा घटेगी, ये कहेगा कि कांस्टेंट रहेगी। तो आपका फ्रेंड्स क्या सही आंसर होगा कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी इन केस ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, सेमीकंडक्टर को बोलते हैं दोस्तों अर्धचालक। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धचालक के अंदर क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है फ्रेंड या रेजिस्टेंस है वो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका कम होगा, घटेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम फ्रेंड्स इस सिंबल से शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, आर नॉट का मतलब है कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मींस ये रेजिस्टेंस है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये रेजिस्टेंस है आपका T डिग्री सेल्सियस पे। T डिग्री सेल्सियस का मतलब है कोई भी टेम्परेचर आपने ले लिया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट
T डिग्री सेल्सियस। T में भी T में हैव एनी वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय R नॉट इंटू T मीन्स रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से क्या निकल जाएगा, आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप एक बार समझ लीजिए, इससे पहले ओम्स लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स। ओम्स हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने हमें बताया था वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ओम्स लॉ समझिए। ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताया। उन्होंने कहा फ्रेंड्स, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। V इज वोल्टेज एंड I इज करंट। I क्या फ्रेंड्स, आपका I है करंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्होंने बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आ जाता है और एक नया कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे क्या आ गया कांस्टेंट फ्रेंड्स, R, और R क्या आपका रेजिस्टेंस। तो यहां से फ्रेंड्स I निकालेंगे तो I निकलेगा आपका V अपॉन R। I जब कैलकुलेट करेंगे तो R फ्रेंड्स इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया I करंट है, V वोल्टेज है, R आपका रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स ये है ओम्स लॉ। अब देखिए यहां से हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स वो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लॉ है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अपॉन A। यहाँ फ्रेंड्स L क्या है, L है फ्रेंड्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L क्या फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए ये एक वायर है, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये क्या फ्रेंड्स इसकी L है, इसकी लेंथ है, और ये क्या फ्रेंड्स एरिया है। एरिया होता है दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं तो वो ये वाला एरिया होगा, ना कि ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मतलब कि अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए पहले ये 5 मीटर का वायर है, अगर ये 10 मीटर का वायर हो जाता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसलिए वायर की लेंथ जितनी कम हो उतना बेटर है फ्रेंड्स। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपकी लेंथ की बढ़ने की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रेंड्स। ए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाई A के, ऐसे कह लीजिए, या कहिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। जब फ्रेंड्स यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज रो। इसको हम करते हैं फ्रेंड्स रो। ये फ्रेंड्स आ जाएगा एक कांस्टेंट, और यहां से आप रो निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, RA डिवाइडेड बाई L। ये जो रो है इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। यही है रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अब आपके कनेक्शन भी आपने देखे होंगे, सीरीज कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार आता है कि आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि एक रेजिस्टेंस R1 है जो 5 ओम का है, R2 है जो कि 10 ओम का है। तो आपको इनमें सीरीज कनेक्शन में आपको इन्हें जोड़ा हुआ है आपने, तो इस टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर सीरीज कनेक्शन है तो ये जो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 10, इट विल बी इक्वल टू 15 ओम। फ्रेंड्स अगर यही पैरेलल कनेक्शन होता तो ये रिवर्स में जुड़ते हैं, दैट इज 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स कि जितने भी आपके रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपने देखा कि सीरीज कनेक्शन में आपके रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ रहे हैं और पैरेलल कनेक्शन में आपके क्या जुड़ रहे हैं, जो आपके रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली जुड़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देखते हैं ईएमएफ क्या होता है फ्रेंड्स। ईएमएफ को आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स। ईएमएफ इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछ ली जाती है। ईएमएफ इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है फ्रेंड्स, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ करंट को बहने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ईएमएफ। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या होता है दोस्तों, ईएमएफ होता है, यही आपका जरूरी करंट होता है,
ठीक फ्रेंड्स, इसके अंदर अब इतना ही है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।